जब मैं कश्मीर से दुनिया को देख रही थी अलग लग रहा था, दिल्ली से कश्मीर को देख रही थी अलग लग रहा है, अब यूएन से इंडिया को देख रही हूँ तो काफी अलग लगता है, और वहाँ से वापस आके जब यूएन को देखती हूँ तो काफी अलग लगता है। तो मल्टीपल सेट ऑफ रियलिटीज। व्हेन यू गो देयर जेनेवा में, यू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएनएचआरसी, कभी पाकिस्तानी मिला वहाँ पे कभी? ऑफ कोर्स। वो आपको देखकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो एक नैरेटिव में पला बड़ा है। रिएक्ट नहीं करते। वुमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। सो पीस and women, but women and security does not sound that normal. I mean, it's different. औरतें जो कॉन्फ्लिक्ट में है उनकी बात कितनी होती है, मेरे आसपास तो नहीं होती। How many women are involved in peace talks? और नहीं है ना, कहीं देखने को नहीं मिलते, सुनने में नहीं, all hardcore alpha males. But again, I have a cross question. होनी नहीं चाहिए। इंटरनेट का ज़माना है, थिंग्स आर प्रिटी ओपन, और इसका नुकसान भी है क्योंकि नैरेटिव बहुत आसानी से शेप और ट्विस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान even during Op Sindoor has been lobbying rigorously and religiously, even inside the region and even internationally as well. वो लोग religiously, उनका पूरी टीम लगी है जो सिर्फ यही करती है। तो आपने दिल्ली के अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज हैं जी, वहाँ पे आपने बातचीत करी, तो क्या चीज़ आपको कॉमन लगी बिटवीन अफगानिस्तान एंड कश्मीर? अफगान वुमेन are actually very modern in their outlook than Kashmiri women. आए दिन देखते हैं कि या तो यूपीएससी टॉप कर रहे हैं, या आप 10th 12th में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जेई में कर रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट का नाम आता है, तो परसेप्शन भी चेंज हुआ होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मॉडर्न, उनको एक्सेसिबिलिटी टू मॉडर्न एजुकेशन एंड डिग्रीज वट एवर दे वांट टू परस्यू। इनफैक्ट वहाँ पे भी ये सिस्टम चेंज हो गया है कि बच्चे को सिर्फ IAS, IPS, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर यही सब नहीं बनना है। देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज इन स्टडीइंग, बट उसमें डिजिटल एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ गई है। गर्ल्स तो फौज में भी आ रही हैं। हाँ, गर्ल्स फौज में भी आ गई हैं, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम चेंज हो गया है ऑफ कोर्स। अब डिजिटली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। नहीं, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आ रही हूँ मैं। जय हिंद, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं। कुछ ऐसी बातें जो कि आम तौर पर हम नहीं सुनते हैं, और एक ऐसा सेगमेंट जिसके बारे में बहुत कम लोगों के पास एम्पैथी भी है और शायद वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे हमारी गेस्ट तहमीना रिजवी। सो let's begin with firstly a very great thanks for finding your time and welcome to the podcast. Thank you. Who is Tahmina Rizvi? Just an inquisitive human being who loves to explore subjects and loves to talk about women, conflict, Kashmir in general, जितना भी इस एरिया के आसपास कोई भी new developments there are in conflict in Kashmir, in around women, you will see me navigating through those margins. Oh, fantastic. So आप कश्मीर से वाबस्ता हैं, और if I can imagine or think right, then you are from Srinagar? Budgam. I am a village girl, yes. आप बडगाम से हैं? Okay, very nice. तो बडगाम से PhD बेनेट यूनिवर्सिटी, और वो भी women, peace and security. So कोई कश्मीर का बैकग्राउंड इसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर रहा या कैसे? So to discuss this, I'll have to somehow go back to my childhood. मेरी फैमिली में एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है. I come from a business class family. So I am also the first PhD of my family. Wow. So I was also, as I mentioned, I was always known as an inquisitive child. In fact, साफ शब्दों में बोलूँ तो मेरा नाम बागी था. My father had named me बागी when I was very young. उसका रीज़न ये था कि जितने भी सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, आपको हमेशा मैं उनको सवाल करती हुई मिलूँगी. Okay. जैसे कास्ट का सिस्टम है, रिलीजन का सिस्टम है, तो जब भी मुझे बचपन से ये बताया गया कि आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो, आप इस रीजन को बिलोंग करते हो,
So you have to behave in a certain way कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ और मैं कश्मीरी हूँ, तो मुझे उसी हिसाब से बिहेव करना है। मैं पूछती रही क्यों, क्या मैं किसी और तरीके से बिहेव नहीं कर सकती? दुनिया में 100 ऑप्शंस है बिहेव करने के. Why do I have to put myself in a box? Box, yeah. I would always fight to find another box, and that would end up in a fight with family, of course, क्योंकि ऐसे बच्चे easily digest नहीं हो पाते. Obviously, हाँ, template से बाहर. टेम्पलेट से बाहर, एकदम टेम्पलेट से बाहर. सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन कश्मीर से ही हुआ है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिज़नेस, आई एम अ बिज़नेस ग्रेजुएट. आई रियलाइज्ड कि बिज़नेस के अलावा मुझे सोशल इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट है. सो आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद सम लोकल NGOs, जहाँ पे मैंने थोड़ा सोशल वर्क के बारे में समझा, सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन पे कैसे काम किया जा सकता है. एंड आई एंडेड अप थिंकिंग कि अगर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ बदलना ही है तो मुझे IAS IPS के लिए ट्राई करना चाहिए. मैं बिज़नेस क्यों पढ़ रही हूँ? आई लैंडेड इन UPSC. When I was studying for UPSC, I was very rageous कि मुझे देश बदलना है, जनता बदलनी है, सब बदलना है, सरकार बदलनी है. Okay, UPSC makes you humble in different ways. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई UPSC, बट आई वांटेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर. दैट इनफैक्ट वो पढ़ते पढ़ते मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट जगा टूवर्ड्स सिक्योरिटी, टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, and I started studying a bit about international conflicts, Northeast region, कश्मीर को मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं एज अ सब्जेक्ट छुआ था, बिकॉज मुझे लगता था कि कहीं मैं स्टीरियोटाइप तो नहीं होगी कि बिकॉज ये कश्मीरी है तो ये कश्मीर के बारे में बात करती है. I didn't want to fall into that box. No, again, box. I have a problem with the box. Okay. I always had problem with the box. Okay. So I was like, I don't want to fall for the box. मैं बाकी subjects पढ़ लेती हूँ. I was working as a research associate in a think tank. I was exploring subjects. I was studying Iran, Saudi, I was studying Palestine, Israel, and ultimately I realized कि none of this is really making me excited. Okay. So one fine day I decided कि let it be the box. एक बार कश्मीर को पढ़ के देखते हैं as a subject rather than my own place. अपनी affiliation उस जगह से छोड़ देते हैं, as a subject उसको पढ़ लेते हैं. तो मुझे realize हुआ कि मैं काफ़ी प्री इक्विप्ड हूँ टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, बिकॉज कहीं सारी चीज़ें एज ओरल ट्रेडिशंस बचपन से मेरे पास डाउन हुई हैं जो मुझे समझ आ रही है, जो किसी और को शायद समझ नहीं आ सकती. तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा. मैंने मास्टर्स किए. मास्टर्स में भी मैंने जेंडर एंड कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एंड अल्टीमेटली आई डिसाइडेड आई हैव टू गो फॉर PhD. Because for 7-8 years being in public policy and in think tank sector, I realized if you need an edge over your subject, you have to be a PhD. So I applied for my PhD, and जब मैंने अपने PhD panel से अपना subject discuss किया, जी, I don't want to name the person, but it came up as a conversation कि ये subject छोड़ के चली जाएगी. She'll change her subject because this is very difficult. Kashmir is difficult. Women, peace and security. I was studying on Afghan women. And it is difficult. So they said कि इसको डेटा नहीं मिलेगी ज़्यादा, ये खुद ही इस सब्जेक्ट से तंग आ जाएगी और ये सब्जेक्ट छोड़ के या probably PhD छोड़ के चली जाएगी. These were the conversations happening around कि ये ज़्यादा फास्ट है, inquisitive है, तो ये शायद PhD छोड़ के चली जा सकती है. To my surprise, I didn't. And you became a doctor, right? Yeah. So वो in fact every doubt along my way I think has made me into who I am right now. In fact, जब मैं आपके इस पॉडकास्ट की रिसर्च कर रहा था तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को. WPS, that is Women, Peace and Security. So peace and women sounds good, but women and security does not sound that normal. I mean, it's different. It's normal, but it is different. Intriguing. It is different. It is not something very common, because औरतें जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं उनकी बात कितनी होती है, मेरे आसपास तो नहीं होती. इनफैक्ट मेरा खुद का कश्मीर में एक्सपीरियंस 8 साल का है. इट्स क्वाइट अ
इट जी। एंड हर कॉर्नर का है, हम्म, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे कुपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल, आपका बडगाम हो, सोपोर हो, ये पूरा इलाका, एंड फिर जो पहले पूरी कॉमन स्टेट था दैट इज़ लेह लद्दाख हो, तो ये सब मिला के वो तो 8 से भी ज़्यादा साल बनते हैं। और जब मैंने ये टर्म पढ़ा वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो कि मेरे को शायद मालूम भी थी, लेकिन वो मैंने उस पर कभी इतना फोकस नहीं किया। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो साइलेंट सफरर है, एक साइलेंट सफरर है, और उसकी कहानी तो कोई बात ही नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। तो वो एक बहुत ही टची सब्जेक्ट भी हो सकता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत अलग हो सकते हैं। बट यू बीइंग अ वुमन, दैट ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, डिफिकल्ट तो है, काफी डिफिकल्ट है, एंड रिस्की भी है। रिस्की भी है। तो हाउ डज इट फिट इन, कैसे ये शेप हुआ? एंड सिंस यू हैव ग्रोन अप इन दैट एरिया, एंड आपने बोला कि वर्ड ऑफ माउथ से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, सुनी हैं, बहुत सारा कुछ सुना होगा, देखा होगा। तो हाउ डज इट वर्क? आई मीन जस्ट फॉर द, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट वो कैसे, मतलब कि हाउ? So, going back to the basic concept of women peace and security, ये concept पहली बात तो हमारी country के लिए नया है. It is a Nordic model basically, and this model was talked about and discussed in UN agencies, and this model was talked about in conflict regions like South Sudan, because साउथ सुडान और उनकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फीमेल्स का बहुत एक एक्टिव रोल रहा है. ओके. इफ़ यू स्टडी अबाउट इट यू विल रियलाइज़ कि साउथ सुडान में फीमेल्स जो है वो एज पीस नेगोशिएटर्स काम करती हैं विद इन देयर कम्युनिटीज़. दिस इज़ समवट सिमिलर इन व्हाट हैपन्स इन नॉर्थ ईस्ट because matriarchal society. Yes. ये जो groups So हैं. also it is a matriarchal society. So South Sudan is also matriarchal? South Sudan, because it's African tribes and all of those, so it's also matriarchal. And their females have a very active role in peace building and peace negotiation. Very interesting, yeah. So what they do is that they drive their peace building toolkits from their traditional knowledge. Okay. वो वेस्टर्न मॉडल्स नहीं एक्सेप्ट करते, उनका अपना, अगर उनका इंडिजिनस सिस्टम है, बिकॉज ट्राइब्स से आ रहे हैं, ट्राइब्स के पास इंडिजिनस नॉलेज है. साउथ सुडान वाले कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो वेस्टर्न मॉडल्स पे नहीं चलते. ओके. सो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग कॉन्फ्लिक्ट एज अ सब्जेक्ट, आई रियलाइज्ड कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एक्चुअली एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. पीस बिल्डिंग, peace negotiation, women-centric interventions, women in conflict, जो sexual harassment, war wives जिनको हम कहते हैं, ये सारा एक ही umbrella के नीचे आता है. War wives? War wives, ये नया term मैंने सुना है. Yeah, war wives is a term. What does that mean? So in any side, probably if it is the army side, police side or the terrorist side. War widows तो सुना था मैंने. War wives, war widows, it's the common term. Okay. So all of this, war widows, war wives, sexual harassment in conflict regions, interventions towards peace negotiations, peace building toolkit driven by women, all of this comes under the umbrella term of WPS. ये बहुत बड़ा umbrella है. तो मुझे लगा कि जो मैं, because my work was also expanding, मैं कभी कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कश्मीर में, मैं शुपियन में फ़ीमेल्स को देख रही हूँ, उनके चैलेंजेस कुछ और है. मैं बडगाम में फीमेल्स को देख रही हूँ, उनके चैलेंजेस कुछ और अलग अलग जगह अलग अलग चैलेंज. डायनामिक, काफ़ी डायनामिक. मैं श्रीनगर में देख रही हूँ तो एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर, अर्बन सेटअप है. एंड देन अर्बन पुअर पॉकेट भी है हमारे पास. आप अगर श्रीनगर में अर्बन पुअर पॉकेट देखोगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये श्रीनगर है. दैट इज सो पुअर एंड वेरी रूरल, बट इट इज अर्बन. इट इज अर्बन पुअर बेसिकली. तो उनके चैलेंजेस बहुत डायनामिक है. स्लमिश, हमारे यहाँ स्लम्स ऑब्वियसली उतने कॉमन नहीं है. इट इज स्लमिश. The term is not fitting into that this thing, entire structure. But they have
pretty poor. I know that. They don't have access to healthcare systems. Basic facilities, उनके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स उनसे काफ़ी दूर है, उनके रोड्स टूटे हुए हैं. वहाँ जाके आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप श्रीनगर में हो. जी. तो उन औरतों की चैलेंजेस काफ़ी अलग है. सो आई रियलाइज्ड कि इंस्टेड ऑफ मी जस्टिफाइंग एवरी टाइम कि अब मैं श्रीनगर की औरत पे काम कर रही हूँ, अब मैं शोपियान की औरत पे काम कर रही हूँ, अब मैं कॉन्फ्लिक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट देख रही हूँ, अब मैं कॉन्फ्लिक्ट में जो कश्मीर में टिपिकली यूज़ हुआ है हाफ विडोज़ वाला टर्म, अब उन पे आप काम कर रहे हो. अब आप एक्स वाइव्स ऑफ आर्मीज, एक्स वाइव्स ऑफ ये टेररिस्ट. हाफ विडोज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. So half widows. Sorry, I just. No, it's fine. Half widows are the women. So this is a created term. Of course, the narrative. Half widow means half married also. No, it's not that. It's not that. Okay. I'll also explain how it has been used badly. Half widow is a term which emerged while Kashmir was going through a lot of eruption and chaos, backed by Pakistan's insurgency. Since Pakistan doesn't only work on insurgency, it works on narrative warfare as well. One of the narratives was the women who have lost their husbands to armed conflict, or where husbands have been forcefully taken away by army, or they have disappeared and then they didn't get the bodies, no answer from army or state government, anything. They termed them as half widows. कि मतलब जो मेरे को कि समझ में विडो आया भी नहीं है एग्जैक्टली, क्लोजर नहीं है, क्लोजर नहीं है, पता नहीं कि क्या बट हुआ. वो विडो भी है क्योंकि जिस हस्बैंड तरीके नहीं से है. बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पीपल वाला, तो वो Yes. जो लेडीज हैं वो हाफ विडोज हैं. जी, तो हाफ विडोज इज लाइक जिसकी रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं है, हस्बैंड इज डेड और अलाइव, द ये पता स्टेटस नहीं इज है. नॉट नोन, हाँ, बट शी इज अ विडो बिकॉज एब्सेंस ऑफ एब्सेंस पार्टनर. है, बंदा अवेलेबल नहीं नहीं है. या So these women had certain issues in terms of accessibility to property matters ऑब्वियसली. and other things. तो ये बीच में कहीं रह गई. तो ये एक्सप्लॉइटेड लॉट है. Again, I'm tired of saying the same thing. Whenever state institutions leave a vacuum, non-state actors take the place. Obviously. Yeah. Same issue with half widows. But I have severe questions which I have addressed in my book as well. कि अगर आप औरतों के हक की बात कर रहे हो, अगर आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि हमारी सोसाइटी इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चरल सोसाइटी, और इवन द पाकिस्तान्स नैरेटिव ऑफ इस्लामिक सोसाइटी एंड फेमिनिस्ट मॉडल्स, how are you attaching a woman's soul worth to the partner who has disappeared or is absent or is not there or the status is not known? तो ये जो आपने हाफ विडो का नाम दे दिया, आपने उस औरत को पूछा उसको कैसा फील हो रहा है हाफ विडो सुन के? वो किसी ने नहीं पूछा, बट वो टर्म दे दिया और उसके चिपका दिया कि भाई यू आर हाफ. और हाफ विडो for the longest time has been used by diaspora groups in terms of that state government atrocities, because half widows don't have answers. But half widows is what? You are doing injustice to that lady. If she has the agency, which I believe they have, because through my ethnographic work, I have understood कि कश्मीरी फीमेल के पास काफ़ी एजेंसी है. ओके. वो डायनामिक हो सकती है एजेंसी, पर एजेंसी है. उस एजेंसी को आपने Inactive दबा है. के विक्टिमहुड का नैरेटिव डाल के कि आप हाफ विडो हो, तो आपने उसकी औरत की पूरी वर्थ उसके पार्टनर से अटैच कर ली. वो खुद कुछ भी और नहीं उसको है, जीरो कर दिया. वो विडो है बस. वो खत्म. खुद कौन है, क्या है? इनफैक्ट जब ये विमेन पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन है तो जी. माइंड ओपन होता है, जिस तरफ ध्यान कम ही जाता है. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो नेक्सल वाला कॉन्फ्लिक्ट या टर्मोइल हो, या कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, या आप अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, और फिर उधर आगे निकल जाइए ईरान में, सारा जोर औरतों पे ही चलता है. अफगानिस्तान में पढ़ाई बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो. ईरान के अंदर वो हिजाब वाला मूवमेंट चला, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वुमेन. और बलूचिस्तान के अंदर जो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, वो भी औरतें हैं, क्योंकि आदमी का कोई पता नहीं है क्या है. तो चाहे आप उसमें रिलीजियस नैरेटिव डाल दें, चाहे उसमें आप नेशनलिस्ट नैरेटिव डाल दें, राइट विंग डाल दें, कोई भी कर दें, एंड में कहानी रुकती है औरत के ऊपर. दिस इज व्हाट आई गैदर. नो, that is the truth actually, क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूम है. और उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पर उसी के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं.
This is what it. Now when we started talking about it, Yeah. हम औरतों की बात कर रहे तो मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगी कि सिस्टम में ये चीज़ है, सिस्टमिक वैक्यूम है, ये नहीं है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं. अब जो कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा कल को वो बोलेगा कि ये लो जी आ गई फेमिनिस्ट अपना लेके. Because there is a stereotype attached to these तो conversations. कोई तो बात करेगा ना. Someone has to जो बात initiate. करेगा फिर रिएक्शन दोनों तरफ से आएगा. कोई सपोर्ट में आएगा, कोई अगेंस्ट आएगा. लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सुन रहा है, चाहे वो अब्यूज कर रहा है, अक्यूज कर रहा है, कोई कमेंट डाल रहा है, लेकिन द अंडरलाइन थिंग इज कि वो सुन रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रजिस्टर हो रही है. तो ऐसे पॉडकास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन आप सुन रहे हैं. तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है और आपके दिमाग में जद्दोजहद चल रही है. आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टैंड को. फिर आपने ये वर्ड यूज किया फेमिनिस्ट, और मैं आपके रिसर्च में देख रहा था कि आपने बात करी है फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी. Isn't it too feminist? I have been asked this, but no, it isn't. Because हमारी कंट्री में भी अभी काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं जो फीमेल्स हैं, काफ़ी सारी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो फीमेल्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो फीमेल्स हैं. I think even in my friend circles, I have realized each one of them agreeing to this point कि कहीं ना कहीं एक फीमेल की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पॉलिसीज काफ़ी अलग होती है मेल्स से, एंड देन व्हाट दे फेस आल्सो इज entirely different. How do you explain this? I'll explain this. For example, हमारी empathy, अगर मैं I don't want to stereotype again, but अगर females usually ज़्यादा emotional और empathetic consider की जाती है, so is our emotional मतलब हमारा emotional quotient या हमारी empathy, can that not be used as a tool to understand policies better? Okay. Instead of stereotyping कि हम emotional है, क्या हम जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं क्योंकि हमारी एम्पैथी का कोशेंट अलग है. तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट लाइक, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स इज वेरी हार्श. यस, वेरी हार्ड, वेरी हार्श. तो उसमें वुमेन एम्पैथी, आई मीन हाउ विल इट वर्क लाइक? यस, आई विल एक्सप्लेन इट. फॉर एग्जांपल अभी ईरान और ये हाउ मेनी women are involved in peace talks, और नहीं है ना, कहीं देखने को नहीं मिलती, सुनने में नहीं. ऑल हार्डकोर अल्फा मेल्स. बट अगेन आई हैव अ क्रॉस क्वेश्चन, होनी नहीं चाहिए ना. तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हो, अगर हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये कैसे आप समझाएंगे? बिकॉज दे वुड बी एट लीस्ट लुकिंग एट देयर सब ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे पैलेस्टाइन इसराइल में भी, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी, बैक एंड फोर्थ वी सॉ मेनी पिक्चर्स ऑफ किड्स, वुमेन. They are the biggest lot of sufferers. Yes. तो अगर फीमेल वहाँ पे नेगोशिएशन के पोजीशन पे है या पॉलिटिकल एनालिस्ट, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के पोजीशन पे है, would she not be able to empathetically think about her subgroup? अदरवाइज जो हार्ड सिक्योरिटी में यूजुअली अवॉइड हो जाता है. बट यू नो व्हाट, टाइम्स आर चेंजिंग, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भी जितना मैं ट्रैक कर पा रही हूँ इज मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी. जैसे पहले जो एकदम स्टैटिस्टिक्स होता था कि कंप्लीट काउंट, हेड काउंट है, अब इट इज़ टर्निंग इनटू हाउ पीपल आर सफरिंग. इट इज़ टर्निंग इनटू अ वेरी सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो उस सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बिना पे मैं कह रही हूँ कि जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी, इफ़ वी लुक एट द सब पॉइंटर्स ऑफ दीज पॉलिसीज़ एंड जियो पॉलिटिक्स, उस सब में क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो वो कंट्रीज़ है, वो बॉर्डर्स है, वो पॉपुलेशन है. उस पॉपुलेशन, उस कंट्री और उस बॉर्डर में 50% औरतों का है. जब आप उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना शुरू करोगे, हो सकता है यू विल सी एंटायरली डिफरेंट रियलिटीज़. दैट इज़ माई पॉइंट. So now coming back to Kashmir, you know, Yes. after understanding the feminist foreign policy as you just amplified, we are talking about human in human rights. That is human development models. Yeah. We are talking of. Yeah. Now you are from Kashmir. You are a resident of Kashmir who जो वहाँ पे पली बड़ी पढ़ी. और मैं उस सिस्टम का हिस्सा जिसको दूसरे तरीके से देखा जाता है ना. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है और आपका एक एक्सपीरियंस है जी. ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं, ह्यूमन इन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पीपल सेंट्रिक
बात करते हैं, और तो उसको आप क्या कैसे देखती हैं ए, और बी आपने विमेन की बात करी कि दे सफ़र इन कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने दोनों तरफ से देखा है। फौज के ऊपर भी एलिगेशंस खूब लगते हैं, बात होती है, उसको मैं डिफेंड करूंगा, बट आप एज अ सिटीजन, as a resident of this thing, how have you seen both sides of the dimension? यू नो द रीज़न कि मैं अभी रैशनली काफ़ी सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ इज़ बिकॉज आई हैव बीन अगेन इन बोथ द साइड्स। मैं काफ़ी देर एज विक्टिम भी सोचती रही इन दैट रीजन, थिंकिंग कि हम पे ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड कैरिंग अराउंड द सेम नैरेटिव व्हाट आई हैव बीन टॉट। In fact, this is explained in my book कि while I was growing up as a child, मैं कश्मीर को वहाँ बैठ के देख रही थी कि यहाँ ये सब हो रहा है और मैं उसका विक्टिम फील कर रही थी। जब मैंने वो जगह छोड़ी, I started looking at that place from a different angle. बाहर से देखना शुरू, बाहर से अंदर देखना। पहले मैं अंदर से बाहर देख रही थी, अंदर से अंदर ही देख रही थी बेसिकली। मुझे लग रहा था मैं बाहर देख रही हूँ बिकॉज माई वर्ल्ड वॉज लिमिटेड। मुझे लग रहा था मैं बाहर देख रही हूँ और मुझे लगा कि जो मैं देख रही हूँ वो दुनिया की सच्चाई है। When I shifted to this side, I started looking from a different perspective और मैंने बाहर से अंदर देखना शुरू किया। जब मैंने बाहर से अंदर देखना शुरू किया तो narratives took a 90 degree angle shift. What I was earlier believing to be true was actually not true. And this is not, I'm not talking about me having access to certain organizations or systems कि उन्होंने मुझे जो बताया सच है, not their version of reality. You experienced it yourself, like I was navigating and experiencing or exploring to see कि जो भी सिखाया गया है क्या उसमें से सब ठीक है. Then I ultimately created this path for myself thinking that there could be multiple versions of reality. अब उन multiple versions में छोटे छोटे intersections है, उन intersections में narrative warfare चलता है। In fact मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, इसी जो पॉइंट ऑफ व्यू को आप बोल रही हैं उसी को मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दूं। आई वॉज इन गांदरबल और ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस UNHRC के अंदर एक कंपेंडियम पेश किया गया हुर्रियत की तरफ से। They have an entire lobby there. मैं वही बता रहा हूँ। तो वो हुर्रियत की तरफ से एक कंपेंडियम पेश किया गया और उसके ऊपर खूब हल्ला गुल्ला हुआ, पाकिस्तान ने बहुत उसके ऊपर बातचीत करी। वो कंपेंडियम आया, फौज में आया, फौज में इलाके के हिसाब से एक्सर्प्ट्स निकाल के इलाके के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी फौज में। आप बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम का जिक्र यहाँ आया है, ये निकाला आपको दे दिया, अब आप इसको कोलैबोरेट करिए और इसकी एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि क्या है ये, मतलब मेरे पास भी आया। तो मैं वो जो लेके गया उन गाँव में लेके गया कि यहाँ पर ये ऐसे करके हुआ था कि XYZ यहाँ पर इस गांव में इतने रेप हुए थे। तो आई वांट टू मीट द रेप विक्टिम्स। कौन है वो, ये मतलब इसमें 40 रेप हुए थे, मेरे को आई रिमेम्बर उसमें लिखा था कि यहाँ पे 40 रेप हुए हैं। तो मैं वहाँ गया गांव में देखने के लिए कि कहाँ रेप हुआ है, कौन लोग ऐसे विक्टिम्स हैं, जरा प्लीज आई वांट टू मीट। एंड वहाँ पे कोई भी नहीं मिला मेरे को। लाइकवाइज ऐसे करके बहुत सारे वो पॉइंट्स थे और पूरी इंडियन आर्मी में वो सर्कुलेट था, जो इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड थी। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी एलिगेशन सही नहीं था, कुछ एलिगेशन सही भी थे, लेकिन उसका स्केल बहुत एनलार्ज्ड किया हुआ था, एम्पलीफाई किया हुआ था। तो ये एक चीज़ हमने देखी और एज अ यंग सोल्जर ओवर देयर लोगों को बुलाकर वो हुर्रियत ने जो वो कंपेंडियम निकाला था वो भी पढ़ा गया कि ये पेश किया अंग्रेजी में, ये है, उर्दू में इसका तर्जुमा इस तरीके से है, और हमारे साथ में कश्मीरी ट्रूप्स भी थे तो कश्मीरी जुबान में भी उसको बताया गया कि ये बोला गया है और रियलिटी क्या है, ये ऐसे करके। तो इस तरीके से हमने इस नैरेटिव को ग्राउंड लेवल पर काउंटर किया।
मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो गलत था, और ये भी नहीं मैं कह रहा कि कोई एट्रोसिटी नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई थी जितना कि उस तरीके से बताया गया है। तो ये एज अ सोल्जर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लाइक? आई थिंक इट्स सिमिलर, क्योंकि मैंने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जिन चीज़ों को बताया गया है कि ये हुआ है, थ्रू माई एथनोग्राफिक वर्क आई रियलाइज्ड कि अगेन हुआ होगा, बट जितना उसको एम्पलीफाई किया गया है वो नहीं है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार ये कॉन्वर्जेशंस बैक हियर इन दिल्ली, आई हैव सॉर्ट ऑफ टॉक टू सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एवरीथिंग, that around these topics I think government has a responsibility to give a closure. आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि ये जो अंडर द कार्पेट नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर ओपन डिबेट होना चाहिए। So if they throw और जो something at विक्टिम्स you, हैं जी, उनको क्लोजर भी देना चाहिए, कंपनसेशन भी देना चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा भी देनी चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। yes, उसके बारे में बात ना करना शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, But that's not पॉलिटिकली going to सेंसिटिव serve. होगा। मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ओपन ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, थिंग्स आर प्रिटी ओपन, और इसका नुकसान भी है क्योंकि नैरेटिव बहुत आसानी से शेप और ट्विस्ट किया जा सकता है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। a prime example what happened recently with Pakistan and Iran. So Pakistan, even during Op Sindoor, has been lobbying rigorously and religiously, even inside the region and even internationally as well. वो लोग religiously, उनका पूरी टीम लगी है जो सिर्फ यही करती है। और अगर आपके पास भी टीम नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, और अगर आपके पास भी टीम है जो ये कर रही है, या आप उसको बिल्ड कर रहे हो, या आपको करना चाहिए, बट जो ये कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैंने शुरुआती में बोला हाफ विडोज, ये जो कुछ पॉइंटर्स है, इनको क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ द नॉन स्टेट एक्टर्स और अदर स्टेट एक्टर्स आर प्लेइंग अराउंड द सेम टॉपिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंट्री टू गिव क्लोजर टू दीस इनफैक्ट थिंग्स। नैरेटिव्स की जब बात होती है, आपने बिल्कुल सही बोला, ऑप सिंदूर का जो नैरेटिव है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि वी फेल्ड इन आवर नैरेटिव वॉरफेयर। यस, पाकिस्तान could go around that narrative and create confusion, yes, right? they did. और मेरे ख्याल से आर्मी चीफ ने भी ऐसा कहा है कि नैरेटिव की लड़ाई में शायद हम कम रह गए, एंड कोई बुराई नहीं है इसको मानने में। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, बलूचिस्तान है, वजीरिस्तान है। मैं अभी किसी कश्मीरी से ही बात कर रहा था, कोई इसी को लेकर, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, ओके, वो इसी एट्रोसिटीज उसके, मैंने कहा पाकिस्तान आर्मी को स्टडी किया कि वजीरिस्तान में कैसे उसने ऑपरेशन करे, ऑपरेशन इस्तेकाम कैसे किया है। आप कश्मीर में रही हैं, ऑपरेशन इस्तेकाम करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी वैली को खाली करा दिया, स्वात वैली को। जितने लोग थे 100% कि सामान उठाइए, बोरिया बिस्तरा उठाइए और चलिए बाहर निकलिए, टेंटों में रख दिया। काफ़ी महीनों तक वो टेंट में रहे, और जो पूरा इलाका था कारपेट बॉम्ब करा है पाकिस्तान आर्मी ने। दे हैव रेज्ड दैट एरिया टू द ग्राउंड and nobody has said anything. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। मैंने कहा इसको आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद दोज पीपल। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रोज मुजाहरे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, गिलगिट बल्तिस्तान में होता है, तो यहाँ पर फिर उसको बोल, एंड किलिंग ऑफ शिया, बॉम्बिंग होती है, डायरेक्ट बॉम्बिंग हो गई, मास किलिंग्स और होती है। अभी Who's talking about हाँ बिल्कुल। it? और वहाँ पे जो चीफ है उन्होंने तो बोला अभी शिया क्लर्जी को कि आप ईरान के बारे में ज्यादा चिंतित हैं तो आप ईरान चले जाइए, यू नो। सो कहने का मेरा मतलब है कि वो जब करता है, वो जब बोलता है, उसके ऊपर हम बिल्डअप क्यों नहीं कर पाते, कहाँ कमी रह जाती है, हम नैरेटिव सेट क्यों नहीं कर पाते। आई मीन आई वंडर व्हाई, व्हाट्स योर टेक, आई मीन हाउ डू यू लुक एट इट, कहाँ पे कमी है, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट मशीनरी, या सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या रियलाइजेशन नहीं है? I think again institutional structure.
and institutional systematic structure in terms of how do you want to run narratives. How बहुत clear होना चाहिए. आप narratives तो run कर लोगे, आपके दिमाग में क्या how clear है, ये सरकार के लिए है. For example, basic tip off. अभी militancy statistically low है कश्मीर में. काफी लो है. हाँ. अभी local लड़के नहीं join कर रहे. नहीं ज्वाइन कर रहे. आपके पास जो, लेकिन अगर एक आध केस भी है, वो कौन है? वो उनके फौजी है, ट्रेंड है, जो आपके पास आ रहे हैं. कैन यू टेक दिस पॉइंट टू इंटरनेशनल लॉबी कि वो अपने फौज ट्रेनी हमारे यहाँ भेज रहे डिसरप्शन के लिए? कैन यू नॉट क्राई अबाउट इट? Why not? That's what what I I'm really saying. wonder. I really wonder कि why not? सो हाउ, अगर आपका क्लियर है, आप जाके ले जाओ ये पॉइंट इंटरनेशनल लॉबी के पास. बताओ कि हमारे बॉर्डर के अंदर, हमारे जगह में उन्होंने अपने ट्रेंड लोग भेज के हमारी तबाही कर रहे हैं. व्हाई कांट यू क्रिएट अ नैरेटिव अराउंड इट? बट अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी मूवमेंट है और वहाँ पर दैट इज इंटरनली. देन They हाँ, आई एम जस्ट सेइंग. सो वन थिंग आई और पहली ऑब्जर्व, बार सॉरी आई मीन पहली बार मैंने देखा कि जो टेररिस्ट के द्वारा जो फीमेल्स के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं उसकी बात अब होनी शुरू हुई है. एज अ फौजी ये मैंने देखा है. मैंने ऐसे बचाए भी हैं. एक स्टोरी जो मैंने अपने किताब में भी लिखी है, तो वो एक अलग चीज़ है. बट ऐसी चीज़ें हुई हैं और अब पहली बार मैंने देखा है कि लोग बात करना शुरू किया है लोगों ने. जी. और अगर ऐसा इंटरनली है तो ये बड़े पैमाने पर भी हो सकता है. तो क्यों, क्या आपको क्या लगता है, ऐसे क्या रिलेक्टेंस होगी, क्यों नहीं करना चाहते ऐसी बात? As I said, इट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन अस. yes, it does. Systematic नहीं है हमारा narrative warfare game. We don't even have a dedicated team for information warfare systems. We don't even have separate experts. और अगर हमारे पास experts है तो हमारे पास इतना बड़ा pool नहीं है जिनको हम multiple sort of places पे जाके use कर सकते हैं कि उनका वो senior experts जाके वहाँ बात करें कि ऐसे use होते हैं narratives, हमारे लिए कैसे use किए गए. We don't have a dedicated pool of information warfare experts, and even if we have failed to use them well. और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हमारे पास बहुत क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ यूज़ हो रही है, उसको हम स्ट्रैटेजिकली कैसे दूसरे को कन्वे कर सकते हैं कि हमारा नुकसान कैसे हो रहा है. हाउ इज़ नॉट क्लियर. एंड वी डोंट हैव अ डेडिकेटेड डेस्क एनीवेयर इन एनी डिपार्टमेंट. चाहे आप MOD में देख लो, MHA में देख लो, MEA में देख लो, आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोई डेडिकेटेड डेस्क नहीं है. डेडिकेटेड डेस्क नहीं. आई होप ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा. आई होप इट इवॉल्व्स. एक जब रिसर्च चल रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा कि आपने अफगान वुमेन के ऊपर, आपने बोला भी कि ये PhD करके नहीं कर पाएगी क्योंकि इसको डेटा नहीं मिलेगा. तो आपने दिल्ली के अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज हैं वहाँ पे आपने बातचीत करी. तो क्या चीज़ आपको कॉमन लगी बिटवीन अफगानिस्तान एंड कश्मीर? अफ़गान वुमेन और कश्मीरी वुमेन में मुझे ये बहुत कॉमन फैक्टर लगा कि वो खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग और विद एजेंसी फील करती है. बट एक स्लाइट डिफरेंस कि अफ़गान वुमेन आर एक्चुअली वेरी मॉडर्न इन देयर आउटलुक दैन कश्मीरी वुमेन. मतलब अब जब मैं ये कश्मीरी वुमेन के बारे में बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि कश्मीरी फीमेल्स पढ़ी लिखी या मॉडर्न नहीं है. वो है, बट दैट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन. टॉकिंग ऑफ आउटलुक. नो, बट दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर. पॉकेट्स. या मैं हमेशा कहती हूँ कि श्रीनगर कश्मीर की रियलिटी नहीं है, जैसे दिल्ली इंडिया की रियलिटी नहीं है. कॉस्मोपॉलिटन प्लेसेस आर नॉट द एंटायर मुझे तो ये मालूम है. हाँ, फॉर द पीपल आई एम सेइंग दैट जैसे श्रीनगर की लड़कियाँ आपको लोकली मिलेंगी विद अ वेरी मॉडर्न आउटलुक, दैट माइट नॉट बी द रियलिटी फॉर शुपियन, फॉर अनंतनाग, फॉर अदर प्लेसेस. But Afghan women I've noticed are very modern. In fact, the women I have interviewed लेकिन around. आपने तो वो लेडीज से बात करी ना जो दिल्ली के अंदर हैं, अफगान विमेन जो दिल्ली में. But I have also asked them about their historical this thing and how they were living earlier, because these women are the ones who have migrated from Afghanistan. तो मैंने उनसे बैठ के मैंने कम से कम 80 फीमेल्स को इंटरव्यू किया है for my PhD thesis. और पर फीमेल मैं कम से कम 2 घंटा बैठी हूँ. ओके.
So to us, because this is the same for Kashmiri women as well, I have realized कि आप females के साथ directly questions और questionnaire पे नहीं पहुंच सकते. To ऐसा get, क्यों? you have to work very emotionally with them. It's difficult to Engage, yes, it is. get into, and they're scared. Yes, they're scared and they don't trust. And Trust also, factor is, yeah. trust factor है, जबकि मैं सामने फीमेल ही बैठी थी. ट्रस्ट फैक्टर है, बट उसके साथ में ये भी है कि दे फील वेरी ऑकवर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट अवे जंपिंग टू क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिसर्चर अगर मैं उनके सामने एक क्वेश्चन लेके जाऊँ और मैं नोटबुक लेके बैठी हूँ, अच्छा यहाँ पे आपको क्या लगा, टिक, यहाँ पे आपको क्या तो लगा, वो नहीं टिक. चलेगा. बट अगर आप आदमियों से ये करेंगी तो वो फटाफट वो शायद जवाब चल दे जाए. देंगे. That's the difference, right? Yes, that's Yeah. the difference. And वो इसलिए मेरे लिए नहीं चलता for my study is because I am an ethnographer. Ethnographer is not a field researcher. Ethnographer is a practice where it is a deep immersive field work where you spend many hours in a field. Okay. Ethnography is a immersive field work Yeah. technique. उसमें आप बहुत घंटों तक आपके सब्जेक्ट्स के साथ बैठते हो. यू रोम अराउंड द क्वेश्चंस, you don't directly go to the questions. Each person has a customized set. For example, आपके लिए क्या काम तो करेगा. हमारा ये पॉडकास्ट है, ये कौन से मॉडल पे चल रहा है? ये तो डायरेक्ट पे चल रहा है. You know, one of the loopholes of ethnographers कि मैं हर चीज को उसी नजर से देखने लग जाती हूँ. Because I try to understand कि emotions कहाँ जा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है, घुमा के कैसे और लेके जा सकते हैं. ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पर है, सब्जेक्टिविटी कहाँ पर है? One of the loopholes as ethnographer is that I start looking at everything like that. Mainly, in fact, this also makes my life interesting. Everything is my subject. Cool. I observe. Yeah. I love observing. So getting back again to Afghan women and Kashmiri women, you said कि Afghan women have got a modern outlook. What do you mean by modern outlook? So modern outlook in terms of even this is not, I am not saying that Some कि example. dress पहनने से कोई modern हो जाता है ना, और ना. हिजाब पहनने से नहीं हो जाता. मैंने interviews में Outlook is outlook. Yeah, their outlook towards Yeah. lives in general. For example, यहाँ पे जो अफगान women हैं, they would not mind putting themselves through any sphere of work. जो otherwise मुस्लिम फीमेल्स के लिए एक स्टीरियोटिपिकल होगा कि ये आप कर सकते हो, ये हयादार नौकरी है, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है औरत के लिए. Whatever there are margins. Afghan women, they don't consider it good or bad. They are just working. They're just working. उनको कोई बैड आउटलुक नहीं है उस चीज़ को Afghan लेके. men को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. They're women working like that. Afghan men, in fact, I found them pretty cool than other men in terms of with their women. But in Kabul they are not cool. They are not, and this is one of the stark differences is because they are coexisting with another community. और वहाँ पे monopolized है So by a particular conflict में हाँ. one of the indicators of radicalized society is homogeneity. जो ही आप सेम होने लग जाते हो सारे, तो फिर सेम रिलीजन, सेम फेसेस, सेम रीजन, सेम वहाँ पे फिर आइडेंटिफिकेशन, radicalization हो जाएगा. वहाँ पे रेडिकलाइजेशन के मार्कर्स ऊपर जाने लग जाते हैं बिकॉज यू स्टार्ट प्रेफरिंग फेमिलैरिटी Then diversity. over diversity. Okay, so that's very interesting कि Afghan men are different in Delhi. क्योंकि they are coexisting with other और वो religions. देखते हैं पूरा वो यहाँ environment. नहीं कर सकते, वो उनका नहीं एग्जिस्टेंस कर मुश्किल हो नहीं जाए. सकते या वो चेंज हो गए. There is difference. वो मिक्स हो गए हैं, वो चेंज हो गए हैं. एक तो कर नहीं सकते तो मजबूरी हो गई. बिकॉज इन द बिगिनिंग दे रियलाइज्ड कि कर नहीं सकते और वो करते करते वो मिक्स हो गए एंड देन दे आर डिफरेंट मेन नाउ. बिकॉज जब इस तरीके की एक्टिविटी रेडिकलाइजेशन हो गया, विमेन के ऊपर एट्रोसिटी शुरू हो गई, वो बेसिकली जब एनवायरनमेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जब कोई रूल बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम बनता है फैमिली को सिक्योर करने का. सो more radical you are outwardly, more security you have provided to your family. आप जैसे आप प्रोजेक्ट करें, चाहे आप हैं ऐसे कि नहीं है वो नहीं है, लेकिन आपने प्रोजेक्शन ऐसा कर रखा है तो फिर, और जस्ट टू प्रूव कि मैं बहुत ज्यादा पायस हूं तो आप और ज्यादा रेडिकलाइजेशन में निकलते हैं.
इन जो अफगान फैमिली जो माइग्रेट होके आई है, इनका बैकग्राउंड पॉइंटर ये भी है कि दीज आर द फैमिलीज हु माइग्रेटेड बिकॉज दे डिडंट लाइक द एट्रोसिटीज ऑफ तालिबान एंड दे हैव टू फ्ली द कंट्री. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. एक तो 79 वाला है और एक अभी रिसेंटली वाला This है. was recent. My study was Your recent study migration. was with the Yes, recent. and I am precisely talking about those family systems. Okay. क्योंकि वो लोग इसीलिए निकले थे क्योंकि उनको तालिबान का स्ट्रक्चर पसंद नहीं और आया. बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो उनको पसंद नहीं आया लेकिन निकल नहीं पाए because means नहीं थे. मींस नहीं थे. So तो बेसिकली इट गोज टू से कि चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गाजा हो, सब जगह पे ये वाला टेम्पलेट तो फिर सेम ही होगा, चाहे वो कहीं टेम्पलेट से. बट वन गुड थिंग आई ऑब्जर्व्ड अफगान सोसाइटीज में, एंड दे सेड इट वेरी हैप्पीली एंड ओपनली, कि हमारी पहली प्रेफरेंस इंडिया होती है. हम बहुत खुश होते हैं कि इंस्टेड. सो दे टोल्ड मी दैट दे हैव 3-4 ऑप्शंस फॉर माइग्रेशन. They have Afghanistan to Pakistan, they have Afghanistan to Turkey, they have Afghanistan to Iran, Afghanistan to India also. The first preference is always Afghanistan to India. Why? अगर आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे हो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क तो होगा नहीं. वहाँ पे भी आप मर रहे हो, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट से मर ही रहे हो. बॉम्बिंग या कुछ कुछ तो हो गए. औरतों पे एट्रोसिटीज़ कंटिन्यूड रहेंगी. ईरान क्योंकि रिसेंट केओस हुआ है उस वजह से भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव. टर्की दे फाइंड अ बिट बेटर बट टर्की दे फाइंड एक्सपेंसिव. ओके. इंडिया मॉनेटरी वाइज उनको बहुत बढ़िया पड़ता है, बट इंडिया दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड विद हैप्पी फेसेस कि हमें यहाँ आना इसलिए पसंद है क्योंकि वी कैन एग्जिस्ट as per whatever we want to. Isn't that amazing? That is amazing because they feel free. Very nice, you know. The females told me कि हम यहाँ इसलिए आ रहे हैं because हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम क्या पहन रहे, कैसे जी रहे, कोई जज नहीं कर रहा. हम अपनी बाकी कम्युनिटीज़ के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं. नो डाउट देयर आर सर्टन फैक्टर्स जो उनको भी तंग कर रहे हैं, जैसे इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी. One, of course. Okay. We don't again have a systematic refugee policy. हमारे कंट्री के अंदर जो रेफ्यूजीज़ है वो हमारे यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी काउंसिल से सिस्टमैटिक होके आते हैं. हमारा अपना उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, विच इज़ क्वाइट सैड बिकॉज बाहर की एजेंसी आके हमारे अंदर कंट्री में रेफ्यूजीज़ को रेगुलेट कर रही है. दिस इज़ अ ड्रॉबैक. बिग ड्रॉबैक. बट सोसाइटी वाइज आई एम टॉकिंग, दे फील हैप्पी. सोसाइटी वाइज दे आर फीलिंग फाइन. नो डाउट दे माइट हैव देयर मॉनेटरी इश्यूज़ कि वो सफ़र अभी भी कर रहे हैं. अच्छा, फॉर्मल वर्किंग सिस्टम्स में अभी भी उनकी जगह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ देम लेफ्ट देयर डिग्रीज बैक देयर इन अफगानिस्तान. तो यहाँ पे ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं ना वो नौकरी कर पा रहे हैं. दिस इज़ अ बिग इशू. बट सोसाइटी वाइज दे आर सेइंग वी आर फीलिंग कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ बीइंग फ्री. दे कैन रोम अराउंड फ्रीली. मैम, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है एज वी आर डूइंग दी कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मेरा लास्ट वैली टेन्योर बहुत पहले था. दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ 2000, ईयर 2000. जी, काफ़ी साल हो गए इस बात को. 26. आज की तारीख में वैली के अंदर लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी, पढ़ाई लिखाई पर. वैसे यहाँ पर मैं व्यूअर्स को क्वालिफाई कर देता हूँ कि इवन इन द थिकेस्ट ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म लड़कियों की पढ़ाई बदस्तूर चलती रही और वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता है. हर घर से लड़की पढ़ने जाती है. ये मैंने देखा है. एंड आई एम श्योर ये और भी चीज़ और भी ज़्यादा डेवलप हुआ होगा और भी पढ़ाई लिखाई के एवेन्यूज़ आए होंगे. और हम आए दिन देखते हैं कि या तो यूपीएससी टॉप कर रहे हैं या आप 10th 12th में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जेई में कर रहे हैं, आप नीट क्लियर कर रहे हैं, आपका नाम कश्मीरी स्टूडेंट का नाम आता है. तो परसेप्शन भी चेंज हुआ होगा टू डू विद द नैरेटिव व्हिच यू वर फेड इन व्हेन यू वर अ चाइल्ड. बिकॉज जब आप एजुकेटेड हो रहे हैं, जब आप वर्ल्ड से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, गलत भी मिल रही है, सही भी मिल रही है, लेकिन आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आप उसको सिफ्ट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं. मैं इसी पे आ रही थी कि आई डू अग्री टू द एजुकेशन पार्ट बट आई डोंट अग्री टू द नैरेटिव पार्ट अगेन, बिकॉज
बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मॉडर्न, उनको एक्सेसिबिलिटी टू मॉडर्न एजुकेशन एंड डिग्रीज वट एवर दे वॉन्ट टू परस्यू। इनफैक्ट वहाँ पे भी ये सिस्टम चेंज हो गया है कि बच्चे को सिर्फ IAS IPS पुलिस इंजीनियर डॉक्टर यही सब नहीं बनना है। देर आर मल्टीपल एवेन्यूज इन स्टडिंग वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू, बट उसमें डिजिटल एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ गई है। गर्ल्स तो फौज में भी आ रही हैं। हाँ, गर्ल्स फौज में भी आ गई हैं, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम चेंज हो गया है ऑफ कोर्स, बिकॉज चाहे आप कितना भी अपनी सोसाइटी को ये बोलो कि हम अभी भी ट्रेडिशनल है या कुछ भी है, बट पूरी दुनिया चेंज हो रही है और आपको भी एक्सेसिबिलिटी टू सोशल मीडिया ट्रेडिशनल में है। कोई इशू नहीं है, बट ट्रेडिशन के नाम पर Radicalize एक्सप्लॉयटेशन, होना- रेडिकलाइजेशन में इशू है। हाँ, ट्रेडिशन शुड बी सीन इन अ गुड गुड वे, गुड वे, बट उसको ट्विस्ट करके और उसमें कोई एजेंडा सेट करके और कोई मोटिव हासिल करने के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक वहां पर गड़बड़ है। हाँ, वहाँ और डेफिनेटली। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि नैरेटिव में कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, अभी भी मेरे कश्मीर में दोस्त हैं, उनके आउटलुक में तो मेरे को चेंज नजर आता है, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रीली मेरे दोस्त सरेंडर्ड टेररिस्ट भी हैं, मेरे दोस्त अलग अलग फील्ड से हैं, बिजनेसमैन हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग भी हैं, तो अलग अलग वो हैं, क्योंकि तो आउटलुक में कुछ तो फर्क है। आउटलुक में उस एज ग्रुप में जो आप कह रहे हो हमारे या हमसे बड़े, उनमें फ़र्क है, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स। उनमें कोई फर्क नहीं है? उनमें भी फ़र्क है। अब अगेन देयर आर इंटरसेक्शंस टू दिस कॉन्वर्जेशन। व्हाई? बिकॉज आपको डिजिटल एंगेजमेंट आपकी बढ़ क्योंकि गई है। इम्पोर्टेंस तो यंगस्टर के ऊपर हाँ, है ना। अब हाँ, जो पुराने लोग हो गए उनका हो गया, उनका कोई फर्क है नहीं है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो यंगस्टर है, जेन जी, जेन अल्फा एंड ऑल दैट स्टफ, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं, हाउ आर दे सीइंग द होल There are concept? different types of changes I have observed. मैंने आपको पहले ही बोला उनके पास accessibility of social media काफ़ी ज़्यादा है, और by default टीन एज से लेके 30 तक कहीं ना कहीं एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट इज क्वाइट कॉमन अमंग यंगस्टर्स, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो यंगस्टर है, यंग जनरेशन है कश्मीर के अंदर, इंटरनेट से, एजुकेशन से बदलाव तो आया होगा, तो क्या बदलाव आया है, क्या फर्क लगता है सॉरी आपकी जनरेशन में और जो जनरेशन अभी 12th में है? नथिंग टू बी सॉरी अबाउट, मतलब जनरेशन में ऑब्वियसली फर्क है, बट नहीं, कई लोग ऑफेंड हो जाएगी यार मेरे को नॉट एट ऑल, दूसरी जनरेशन में लाके खड़ा कर दिया। रिवर्स एज if I am about them, I am about them. Yeah. There's nothing to feel. Yeah, it's a fact. It's basically. a fact. Yeah. So there are different types of changes. That's why I emphasize time and again कि एक ही तरीके से चीज़ों को देखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज डायनामिक होती है चीज़ें। हम अगर उसको एक ही लूप से देखने की कोशिश करते हैं तो हम काफ़ी बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। यंगस्टर्स की जहाँ तक बात की जाए, टीन एज से लेके 30s तक हर किसी बच्चे में अक्रॉस नेशंस एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। You want to rebel. All generations. All generations. You want to rebel. You want to speak about certain things. Criticize. You are always skeptical. Yes. You are always, That हम लोगों में भी था. हम लोगों में भी Yeah. था अपनी एज पे, तो हम लोगों में भी. That got mixed up with access to digital engagement, of course. Okay. अब digitally आप क्या consume कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। नहीं, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आ रही हूँ मैं भी। डिजिटली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो मैटर करता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट organizations and institutions right now is that army, MHA, police, they're trying their best to take down any account which is posting any radical content ताकि बच्चे वो सब ना देख ले। दे आर वेरी मतलब उन हमारी मेटा पॉलिसीज़ और सोशल मीडिया पॉलिसीज़ अभी काफ़ी फास्ट चल रही है इफ़ वी कंपेयर इट टू प्रीवियस ईयर्स। एकदम से अकाउंट्स वो कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, बट देर आर स्टिल बट ये कश्मीर के लिए रिलेटेड नहीं, तो ऑल अक्रॉस पैन इंडिया एंड ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी। यस, इट इज नॉट लिमिटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सब जगह पे आपको रेडिकलाइजेशन और एक हेट कंटेंट, एक
एक कंटेंट विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल वो आपको मिलेगा. दैट इज पैन इंडिया Yeah, but और wherever for that matter. I was coming to my final point that क्योंकि वो कंज्यूम हुआ और फिर अकाउंट्स बंद कराए गए, कुछ रहे कुछ बंद कराए गए, तो यंगस्टर्स में मैं अभी के टाइम पे इनडिफरेंस देख रही हूँ रादर देन चेंज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चेंजेस. इंडिफरेंस मतलब कि इनडिफरेंस टुवर्ड्स द स्टेट. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता. वो इतने मॉडर्न हो गए, वो पोस्ट मॉडर्न जो हम कहते हैं, वी शिफ्टेड टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज, दैट देयर कंसेप्ट ऑफ स्टेट चेंज्ड एंटायरली. ओके. They might probably affiliate themselves with a rapper, with a Western model rather than their state. They have no sense of state. Again, it is again pan India. Pan India. It But is- वही reality तो वहाँ पे वहाँ भी भी है. वो रियलिटी है. So basically the new generation has moved away from the stereotyping of the case and the situation. This is what सिचुएशन, यस, उसमें भी फिर वैरी करता है कि अगर एक बच्चा श्रीनगर में है तो उसका ऐसा पोस्ट मॉडर्न आउटलुक होगा, अगर बच्चा शुपियन में है तो दे कैन स्टिल हैव सॉर्ट ऑफ सर्टेन markers around radicalization, so it varies district to district again. And politicians do play a great part. Politicians, local politicians play a huge part. In fact, of course, I refrain from discussing politics. No, I'm not on saying that you not, discuss politics, Not but yeah. right now, but I'm saying I refrain usually from discussing on Twitter or otherwise. But there are certain things I've observed about local politicians as well. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कहीं आग लगी हुई है तो आप उसको एज पॉलिटिशियन चुप कराने जाओगे या घी डालने जाओगे? उसमें घी डालेंगे जिससे और आग जले और चमक पैदा हो और क्योस हो और उसके अंदर फिर आप अपनी नेतागिरी दिखा पाएं. तो दिस इज हाउ दैट मॉडल वर्क्स. Yes. And it is not again Kashmir. It It's is entire everywhere. India. Entire India. Entire But India, one yeah. important point which I had mentioned in my previous one podcast as well, the leaders who are locally working in conflicted regions, they should by default have conflict training and conflict sensitivity. Ideally, but then world is not ideal. World is not. And very interesting thing, last question, I know काफी लंबा हो गया. As you were mentioning that you represent India at Geneva in UN HRC. Yes. What is that? So United Nations Human Rights Council, of course, is one of the head offices of Human Rights Council at Geneva. It has the HRC Human Rights जो council है पूरा इनका different organizations का, वो साल में 3 बार होता है. I have represented India at multiple sessions and I travel every year to Geneva to advocate for Kashmiri women, Kashmir issues. So in this organization I have realized again when we talk about these intersections, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब मैं कश्मीर से दुनिया को देख रही थी अलग लग रहा था, दिल्ली से कश्मीर को देख रही थी अलग लग रहा है, अब यूएन से इंडिया को देख रही हूँ तो काफी अलग लगता है, और वहाँ से वापस आके जब यूएन को देखती हूँ तो काफी अलग लगता है. तो मल्टीपल सेट ऑफ रियलिटीज. Disappointed? In UN? No, ये पूरे are you feeling disappointed? कि Not entirely, but in the UN systems, a bit, yes. एक और this thing कि आप when you go there Geneva में you represent India at UNHRC. कभी पाकिस्तानी मिला वहाँ पे कभी? Of course. वो आपको देखकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो एक नैरेटिव में पला बड़ा है. वो रिएक्ट नहीं करते. क्या करते हैं वो आपको कैसे देखते हैं? वो तो बड़ी नफरत से देखते होंगे. No. See, now coming to the strategy part where I was talking about how we run our narratives. वो मुझे प्यार से देखते हैं. क्यों? Because they want to butter me and loop me into their things. They don't see you कि ये हमारी नैरेटिव को डिसमेंटल करने, ध्वस्त करने के लिए आई है. No. अच्छा, they talk to you and try to tell you that Kashmiri freedom movement is way beyond your age and it's very हाँ, important. तो बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं है. आपको क्या पता होगा, हाँ. आप गलत सोहबत में पड़ गए. कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट And I'm sure religious वो भी invoke करते होंगे. Of course. All the tricks of the trade. One of the truths again, and this country really needs to face it, is that Pakistan lobby is stronger than us in UN. वो तो नजर आता है.
वो तो नजर आता है। और वो religiously, और they have been working on it for a very Yes. long decades of yes, और वो in- religiously आपके लोगों से बैठ के वहाँ बात करते हैं और उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं। आप गलत है और हमारे साथ अगर आप आओगे तो आप सही हो। ये नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। And they treat you well. Good. So get treated well, huh? The ones who want to get treated well, please. It's okay, क्या फर्क Yeah. पड़ता है? Yes. Till such time, हाँ. So well, so good conversation and thanks a ton for Thank sparing your valuable time, Tehmina, and all the very best to you Thank you. for Thank all you your so endeavors. And keep on working hard for women and peace and security. May God bless. Thank you very Thank much. you. Thank you so much for inviting. तो ये थी तहमीना रिजवी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और इन्होंने उस मुद्दे को हाईलाइट किया जो मुद्दा अभी तक दबा हुआ था, उसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और इससे हमें भी फ़ायदा होगा, हम भी उसको सोचेंगे, समझेंगे और अगली बार जब तहमीना से मिलेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। जय हिंद।